गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग महाजनपद कर लिए और कल क्या किए थे? कल महाजनपद के परसों मॉर्निंग मॉर बस और मॉर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव पढ़ते, सब्जेक्टिव नहीं माने। सब्जेक्टिव में तो मौर्य और गुप्त बचा हुआ है, तो उसको आज शॉर्ट में ब्रीफ कर लेंगे क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है वो। और एमसीक्यू हो चुका है, महाजनपद हो चुका है, ठीक है। उससे पहले हम लोग आते हैं, एक टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली टॉपिक ही है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, उससे पहले क्वेश्चन आया था। किसी सीनियर बच्चे ने पूछा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी है या कपिलवस्तु, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ पुस्तकों में कपिलवस्तु बताया गया है और आप बता रहे हैं लुम्बिनी। हाँ, तो अगर आपके सामने ये दोनों विकल्प आ जाए तो आप क्या करोगे? आप लोग से पूछते हैं हम लोग लुम्बिनी मारे। कपिलवस्तु क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि कभी कभी कपिलवस्तु आता है, हो सकता है कि लुम्बिनी आए ना ऑप्शन ऑफ कपिलवस्तु ही आ जाए, तो फिर कपिलवस्तु मारो। तो फिर कपिलवस्तु कैसे मारोगे? नहीं पता, क्योंकि दोनों है। दोनों एक एक बच्चा दोनों का जन्म कैसे लेगा? देखिए जैसे कि दो लोग के बीच विवाद रहता है ना, कि दो लोग अपना अपना अलग अलग बताते हैं। जैसे कुछ लोग का सिर्फ जन्म में विवाद है। नहीं, कोई विवाद नहीं है। वो नहीं। देखो यहाँ पे टेक्निकली समझना है कि क्या है एक्चुअली। उनका जन्म जब भी आएगा तो लुम्बिनी नेपाल ही परफेक्ट आंसर होगा। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में ही हुआ था, वर्तमान का नेपाल, ठीक है। अब ये कपिलवस्तु बीच में कहां से आता है? एक्चुअली मुझे भी अचानक से याद आया कि 4-5 क्लास में मैंने भी कपिलवस्तु पढ़ा था। जब 4-5 क्लास में उसकी जीवनी में मैं पढ़ने को मौका मिला था, उस समय बच्चा था, तो उसमें मुझे भी याद आया कि सडनली याद आया कि हाँ मैंने भी कपिलवस्तु पढ़ा। तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चा का पूछा तो सही है, ठीक है, बच्चा भले पीजी का हो गया, इसने पूछा, वो पीजी का स्टूडेंट था, बोले कि बच्चा तो भले पीजी का हो गया लेकिन कुछ तो मार्केबल है भाई। तो इसका फैक्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ, जो नेपाल वर्तमान में। एक्चुअली कपिलवस्तु जो है ना, शाक्य वंश का स्थल था, यानी कि उनके पिता का स्थान, जन्म का। उनके पिता जहाँ रहते थे। अच्छा, कपिलवस्तु दर्शन को रहे। जन्म लुम्बिनी में हुआ, पालन पोषण जो होता है ना, यानी कि बाल्य अवस्था जो है उनका कपिलवस्तु में बिगड़ा। उनके पिताजी शाक्य वंश के थे, तो शाक्य वंशीय लोग कपिलवस्तु में रहते, ठीक है। तो जहां पर पालन पोषण हो रहा है उसको जन्म स्थान थोड़ी मानेंगे, ठीक है। मेरा जन्म जो है डाल्टनगंज में हुआ, गांव है मेरा कहीं और, तो गांव मेरा जन्म स्थान नहीं होगा। वो गांव है जरूर, लेकिन मेरा जन्म तो डाल्टनगंज में हुआ। तो यहाँ भी एक चीज क्लियर करनी थी, ठीक है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट। आज हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे क्योंकि इंडिविजुअली सभी लोग का मामला कोर्ट, न्यायालय, थाना, कचहरी, पुलिस से पढ़ते हैं और ये सिलेबस में भी आता है। तो सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये भाग 5 में है, संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र मिलेगा। तो 1 में क्या था पता है? भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या था? नागरिकता। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। 4 में है भाग 5 में है सुप्रीम कोर्ट। भाग 5 और इसका जो जिक्र है आर्टिकल 124 से लेके 140 से है, 124 से लेके 147 तक इसका जिक्र है। सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी और उस समय सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था कोलकाता में। तो पहला सर्वोच्च न्यायालय जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया, उसका सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये 1773 में सुप्रीम कोर्ट खोला गया था कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा। 3 चीजें हैं इसमें था कि एक प्रीवी काउंसिल होगा, एक होगा अंतिम अपील होगा, इसके बाद कोई अपील नहीं की जा सकती, और निर्णय के विरुद्ध यानी कोई डिसीजन अंग्रेजों का है उसके विरुद्ध आप वहां जाने का मौका आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट वहां पे खोला गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक। फिर 1935 में एक फेडरल एक्ट आता है, संघीय कानून, संघीय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में तब की गई?
1935 और इसे फेडरल कोर्ट कहा गया। और जो वर्तमान का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना होती है रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब भारत में क्या है, तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका, भारत में एक ही सिस्टम है। तो सवाल है कि भारत में अगर एकीकृत न्यायपालिका है तो बहुत सारे न्यायालय क्यों है? तो अब से पूछेगा कि भारत में न्यायालय की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो भारत में न्यायालय की संरचना जो है ये शंक्वाकार है, शंकु के आकार का है। मतलब यहाँ देखिए आपको तस्वीर में दिख रहा होगा त्रिभुजा, एक त्रिभुजाकार तो है, इसमें शंकु बना हुआ है। जैसे कि सबसे इसको 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला है नगर पंचायत, इसको न्याय पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो न्याय पंचायत जो होगा एक गाँव में होगा, हर एक गांव में न्याय पंचायत होगा। और ये पंचायती प्रथा जो है ग्राम सभा इंस्टीट्यूट के माध्यम से निभाया जाता है। उसके बाद एक होगा अधीनस्थ न्यायालय। क्या होगा? अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय। हर जिला में एक कोर्ट होगा और इसमें दीवानी मामले यानी कि जमीन जगह के मामले की सुनवाई की जाएगी और आपराधिक मामले जाएंगे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन से मामले जाएंगे? दीवानी मामले और आपराधिक मामले। उसके बाद हर एक राज्य में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होगा। स्टेट में लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनका ज्वाइंट कैपिटल है। ठीक है। इसके चलते भले ही राज्य हमारे यहाँ 36 हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। 25 है। आपसे पूछेगा कि हाई कोर्ट झारखंड भारत में कितने हैं? एक। झारखंड में? भारत में कितने हैं? भारत में इनकी संख्या 25 है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? तो एक है और दिल्ली में है। तो आर्टिकल 24 अंडर ब्रैकेट 1 कहता है कि एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। संविधान के अनुच्छेद 140 के अनुलग्नक 1 में वर्णित है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट एक ही होगा। और मूल संविधान जब बना था आर्टिकल 24(1) तो उसमें यह बताया गया था कि एक सीजीआई होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होंगे और उनके साथ 7 अन्य न्यायाधीश हों। यानी कि मूल संविधान में 8 न्यायाधीशों का वर्णन मिलता है। ठीक है। न्यायाधीशों की वेतन, भत्ता या जो भी उनको लेन देन है, सैलरी है, इसका निर्धारण संसद करेगा। संसद के द्वारा ही, पार्लियामेंट के द्वारा होगा कि किसको कितना सैलरी मिलना है। ठीक है। अब ये चीज और है कि किसी कारणवश अगर ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से हटा के कहीं और करना होगा तो क्या किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कैसे? सर ऐसे थोड़ी ना संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही जगह स्थापना हो गया तो हो गया। इन फ्यूचर अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको शिफ्ट किया जा सकता है। कैसे? जैसे पार्लियामेंट का चेंजेस हुआ ना, कैसे का नहीं पता, लेकिन हो सकता है। हाँ, तो दिल्ली के जगह पे अन्य स्थानों पर भी कुछ समय के लिए या अधिक समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, लेकिन उसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुमोदन मतलब उनका परमिशन। अच्छा, परमिशन। अच्छा, प्रेसिडेंट परमिशन हाँ, देगी तो राष्ट्रपति के अनुमति से ही, अनुमोदन से ही, अनुशंसा से ही दिल्ली से अलग सर्वोच्च न्यायालय हो पाएगा। ये आर्टिकल 124 140 में अंडर ब्रैकेट 1 में। ठीक है। अब आते हैं कि जजों की संख्या कैसे कैसे सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ी। तो जब 50 में कितना था? 8। हाँ, 1 CTI और 7 अदर जज। 56 में 11 हो गया, 1 + 10। अच्छा, हाँ। 60 में 14 हो गया, 1 + 13। 76 में 18 हो गया, 1 + 17। 86 में 26 हो गया, 1 + 25। 2008 में
31 हो गया, 1+30, 30+1 1+30, पहले सीजीआई होगा उसके बाद, और 19 में 34 हो गया। यानी कि जैसे जैसे केस बढ़ता गया, भार बढ़ता गया, वैसे न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ती गई, तो वर्तमान में 1+33 हो गए। 34 है मतलब। हाँ, तो ये जजों की संख्या होगी। आर्टिकल 124 का अंडर ब्रैकेट 2 क्या कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज का सलाह बाध्यकारी नहीं, मतलब राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ये बाद में संविधान संशोधन करके इस सिस्टम को चेंज किया गया, और वर्तमान में जो न्यायाधीशों का चयन होता है उसके लिए कोलोजियम प्रणाली अपनाई जाए। कौन सा प्रणाली? कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि सीजीआई की नियुक्ति जो है वो 3 सदस्यीय बोर्ड होता है, संसद का, पक्ष और विपक्ष दोनों का, वो तीनों मिलकर करेंगे। एक एलओपी होता है, विपक्ष का नेता, एक सत्ता पक्ष का हेड होता है, और एक और कोई होगा। पहले उसमें न्यायाधीश होते थे, उसको चेंज करके वो निजी कर दिया कि वही सत्ता पक्ष होंगे, वो होंगे 3 लोगों से लोग करेंगे, और ये सीजीआई के लिए हो गया। लेकिन अन्य जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे उनके लिए सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि जो सबसे सीनियर जज हैं उनका अनुशंसा जरूर। ठीक है, ये तो 2 प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में क्या है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एक नियम बनाया गया है, जब राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बने तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना संविधान के किस संशोधन में की गई? 99वां संविधान संशोधन, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की बात करी गई है। कोई कंफ्यूजन? ओके। उम्र कितनी होगी? तो 65 वर्ष, आर्टिकल 124 अंडर ब्रैकेट 2 के तहत। अनुच्छेद 124 अंडर ब्रैकेट 3 क्या कहता है? तो ये बताता है कि एक न्यायाधीश के लिए सुप्रीम कोर्ट का योग्यता क्या है। तो पहले तो भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष से वो जज रहे। उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में कंटिन्यूअसली 5 ईयर से अगर वो जज के चेयर पे है तो एलिजिबल है। अगर वो जज नहीं है तो उसी उच्च न्यायालय में कंटिन्यूअसली 10 साल से वो वकील रहा हो, लॉयर रहा हो, और कभी कभी राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है कि अगर उसको लगता है कि ये विधिवेता है, व्यक्ति बहुत कानून का जानकार है, तो वो भी उसको योग्य मान सकता है, योग्यता में मान सकता है। अनुच्छेद 126 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 126 कहता है कि अगर सीजीआई नहीं है किसी कारणवश तो उसके स्थान पे कार्यकारी सीजीआई का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति कर सकता है। खाली तो ठीक रहता नहीं है ना, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? किस अनुच्छेद के तहत होगा? 124 के पार्ट 3 है। 126 के तहत होगा, 124 नहीं। 126 ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग 127 में एक तदर्थ न्यायाधीश की भी परिकल्पना है, जो कि पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं है, सिर्फ फ्रांस में है। फ्रांस नहीं लिया गया। हाँ, कल्पना है, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है आर्टिकल 127 में। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? ये अभी तक सिर्फ फ्रांस में ही है। इसमें होता है कि आप ऑप्शनल रख सकते हैं। अच्छा, एक इसका शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। और नियुक्ति कौन करेगा? तो सीजीआई करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। अब आते हैं आर्टिकल 128। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए हैं जज, हाई कोर्ट से जो रिटायर्ड जज हो गए हैं, उनको पुनः सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है रिटायरमेंट के बाद में, विशेष प्रावधानों के अंतर्गत। तो ये आर्टिकल 128 अनुमति देता है। 48 नहीं, 28 128 अनुमति देता है।
लेकिन ये इनकी नियुक्तियों की जिनके भी वेतन भत्ता जो भी है ये भारी संचित निधि से भारित होगा और ये संसद तय करेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सीजीआई का सैलरी कितना होगा। तो सीजीआई का सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 2,80,000 रुपया महीना है। उन लोगों का अदर इनकम होता है, ये अब अदर इनकम ऑफिशियली तो नहीं होगा, ब्लैक मनी के लिए। अब ब्लैक मनी देखिए, अब वो अगर सीजीआई ब्लैक मनी कमाने लगे तो देश का क्या होगा, तो कानून बिक जाएगा ना। अब कोई कमाता ही होगा तब देखने तो नहीं जा रहे। लेकिन ये सीजीआई पर बोलना हमको लगता है कि भारत की संविधान और सुप्रीम कोर्ट का अवमानना होगा, क्योंकि वो हमारा सर्वोच्च पद है। एक्चुअली आर्टिकल 32 आपको क्या कहता है, संवैधानिक उपचार। अगर आप नेता से और बाकी लोगों से परेशान हो गए हैं, गलत कानून पर परेशान हो जाए तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही बचाता है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलती से भी अगर आप लोग कमेंट भी करते हैं तो एक तरह का ये अपराध है और आपको फांसी तक की सजा हो सकती है। ये ध्यान रखें, हंसने की बात नहीं है, जानकारी की बात है कि भविष्य में आप माननीय न्यायालय का कभी भी अवमानना न करें। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी में आपको इस चीज का जिक्र मिले बताता हूँ कैसे। तो सीजीआई का सैलरी जो होता है अप्रॉक्स 2.8 लाख 2,80,000 के आसपास है वर्तमान में। और अदर जो जज हैं उनको आर्टिकल 125 के तहत 2.5 लाख रुपया वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 125। हाँ, और त्याग पत्र तो राष्ट्रपति को भी दे सकते हैं। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की बात कर लेते हैं। तो शक्ति में क्या है, इसके पास दो शक्ति है, एक शक्ति है आत्यंतिक शक्ति और एक है समवर्ती शक्ति। तो आत्यंतिक मतलब कि इसमें 3 तरह के केस आएंगे, केंद्र सरकार वर्सेज राज्य सरकार के केस आएगा, केंद्र शासित प्रदेश वर्सेज राज्य का सब केस आएगा, और राज्य प्रदेश वर्सेज राज्य का है। तो बिहार झारखंड तक आपस में लड़ाई हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दिल्ली झारखंड का लड़ाई होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 2 स्टेट की वजह से लड़ाई होता है, 2 स्टेट या फिर एक सेंट्रल टेरिटरी और एक स्टेट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किस स्टाइल का होगा, एक होगा समवर्ती सूची जो विभिन्न राज्यों का केस हो, अलग अलग राज्यों का, तो एक समवर्ती कॉमन। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, तो ये एक अपीलीय क्षेत्राधिकार है। यहाँ पे हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन आपके खिलाफ दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपका अपील अधिकार है। ठीक, संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 132 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का सही व्याख्या कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि संविधान का अवमानना हो रहा है, संविधान में कुछ गलत चीजें लाई जा रही हैं, छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सरकार के विरुद्ध, संसद के विरुद्ध। तो ये क्या है कि संविधान की व्याख्या का मामला जब हो तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 132 के तहत। दीवानी का मामला बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, लेकिन क्या मतलब क्या? जमीन का मामला, जमीन। तो दीवानी का मामला बेसिकली डिस्ट्रिक्ट का है। अधिकतम आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट होते हैं, तो उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट केस ले सकते। आर्टिकल 133 के तहत। उसके बाद है आपराधिक मामला। अगर आपको 10 साल की न्यूनतम सजा हो गई है या आपको फांसी की सजा दे दी गई है उच्च न्यायालय के द्वारा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्षमा याचना या माफी या अपील दायर कर सकते हैं, और यह अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 134 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष विवेकाधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 136 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी केस को बिना उसके पास आए वो रजिस्टर कर सकता है। उसको विवेकाधिकार है कि कोई पेपर में न्यूज छपा, उसी के आधार पर संज्ञान ले जाओ, केस लॉन्च कर, उसके लिए आपको केस करने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो सुनवाई कर सकता है। पेपर में न्यूज छपा, देख लिया वो और पढ़ लिया, बोला क्या इसी में सुनवाई हो। तो आर्टिकल 136 जो है वो उसका विवेकाधिकार है, वो किसी भी केस पर बिना आपराधिक मामले दर्ज हुए, मिला कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हुए भी हो, उस पर सुनवाई कर सकता है। 38 में आ जाओ तो मूल क्षेत्र का विस्तार उसका हो सकता है, उसका जो क्षेत्र उसमें और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। आर्टिकल 129 पर आ जाइए
तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर एक कोई भी बात बोल दिया तो वही कानून बन जाएगा, वो अभिलेख में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके लिए संसद में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उसको नीचे वाले जो अदालत हैं, चाहे जिला जज हो या उच्च न्यायालय का जज हो, उसको कानून मानते हुए फॉलो करेंगे। यानी कि जो बोल दिया या कोई आदेश दे दिया वो अभिलेख हो गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लिखित और अभिलेख कहा जाता है। वो जो भी फैसला देगा, जजमेंट देगा, लिखित देगा और वो अभिलेख में रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि कोई भी केस आएगा तो आप बता सकते हैं कि इस केस में ऐसा हुआ था, इसलिए हमको भी इसका ऐसा डिसीजन लेना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो अपने आप में कानून हो जाता है। उसके लिए संसद में कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर संसद को कानून बना के बदल सकता है, लेकिन जब तक नहीं बना कोई संशोधन है तब तक कानून रह जाएगा। मान से देखिए, माननीय न्यायाधीश का जी कि 2 बजे दोपहर के बाद दिन नहीं माना जाएगा, तो ये कानून हो जाएगा। इसको कोई मतलब कि लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कानून हो जाएगा, क्योंकि वो लिखित और अभिलेख में रिकॉर्ड हो जाता है। सोचो कि जज का पावर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और अधीनस्थ न्यायालय के लिए पूर्ण निर्णय होता है। जो भी नीचे का न्यायालय हो गया उस निर्णय का पूर्ण निर्णय है, उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अपने निर्णय की अवहेलना पर वो दंड दे सकता है। अगर वो कह दिया, माननीय न्यायालय कह दिया कि आप कितना बजे इतना बजे तक दिन है, आपको गलती से कह दिया कि रात हो गया, तो फिर उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। अब मैंने आपको बोला ना कि न्यायालय का अवमानना हो जाएगा, ये आ गया। न्यायिक समीक्षा हमारे यहाँ लिया गया है, न्यायिक विलोकन इसको कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश और निर्णयों को समीक्षा कर सकता है। तो अगर हम आदेश दिया गलत है तो उसको बदल सकता है, समीक्षा कर सकता है, वो नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। और केंद्र और राज्य के आदेश को भी वो संशोधित या समीक्षा कर सकता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऐसा आदेश जिससे जनहित प्रभावित हो तो उसको भी वो बदल सकता है या उसकी भी समीक्षा कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है केशवानंद भारती के जो 24 अप्रैल को हुआ था, उसमें ये जजमेंट आया था कि संसद संपूर्ण संविधान का संशोधन कर सकता है, पूरा संविधान को अपना संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उससे प्रभावित नहीं होना। तो केशवानंद भारती केस आपके हर एग्जाम में आता है, तो इसका डेट तो आप जरूर याद करिएगा, अंडरलाइन है। अब आते हैं कुछ इंपोर्टेंट संशोधन के बारे में। तो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा, आपातकाल लगा, तो सबको पता है। तो आपातकाल के क्रम में 38वां संविधान संशोधन होता है, और उसमें ये संशोधन किया जाता है कि आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। आपातकाल में जो भी घटनाएं घटेंगी इसका कोई न्यायिक जांच समीक्षा नहीं की जाए। तो ये 38वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है। बाद में 43वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। 38वां में संशोधन लाया गया, 43वां में इसको निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया। 39वां संविधान संशोधन था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा का जो निर्वाचन है उस पर कोई जांच नहीं होगा। 44 में इसको भी खत्म कर दिया। 42वां संविधान संशोधन जिसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये तो पूरे संविधान को ही बदल दिया। तो कहने का मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्यतः आपका क्लास था। और एमसीक्यू की तरफ चले कि मौर्य काल की तरफ चले? एमसीक्यू इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो अगले राउंड में जाएगा। एमसीक्यू कुछ आपको बता देते हैं। मौर्य काल और गुप्त काल का जो मेन टैगलाइन है आप समझ लीजिए, उसके बाद हम 50 एमसीक्यू करेंगे। तो कहा यह जाता है कि मौर्य जो थे वो शक्ति से महान, और गुप्त जो थे वो संस्कृति से। तो मौर्य काल में शक्ति का विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया, सेल्यूसिड राजाओं को हराया, उनकी बेटी से शादी किया, 500 हाथी दिए। उसके बाद उनका जो बेटा आया बिंदुसार, उसकी कहानी को पता ही है। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय की। लेकिन गुप्त काल इसके उलट था, संस्कृति से वो यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ। कहा यह जाता है कि गुप्त काल वह समय था जब तलवार में नहीं विद्या में चमक, चाहे वो कालिदास की बात हो,
या नवरत्न की बात हो, वराहमिहिर की बात हो, आर्यभट्ट की बात हो, ये सब गुप्त काल में है। तो एक दोनों में फर्क है। मौर्य काल आपको बताता है युद्ध कौशल और साम्राज्य विस्तार की बात, और नंद वंश को पराजित करके मौर्य काल की स्थापना हो, और शुंग वंश से पराजित होके अपन इसका समाप्ति हुई। और गुप्त काल में तो आपको पता ही है, आर्यभट्ट की गणनाएं आज भी आसमान को समझने का आधार है। आज भी दुनिया पूरे आसमान के बारे में जो इस स्पेस सेक्टर को समझने का प्रयास करती है, नासा से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी, वो आर्यभट्ट के सिद्धांत को ही फॉलो। तो कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त ने सत्ता जीती, अशोक ने देश जीता, और इतिहास ने दोनों को जीत लिया। ये मौर्य के बारे में कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने सत्ता जीता और अशोक ने देश, और इतिहास ने दोनों को जीता। तो बहुत सारी चीजें हैं, पॉइंट आपको बताते हैं। मौर्य काल के संस्थापक आपको पता ही है कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके गुरु कौन थे? पता ही है, एमसीक्यू में पता चल गया है। राजधानी कहाँ थी ये पता चल गया है, पाटलिपुत्र। और उसने ग्रीक शासन सेल्यूसिड को भी हराया था चंद्रगुप्त ने। सेल्यूसिड से 500 हाथी प्राप्त किए थे, और सीमा समझौता भी किया था। उसके तो इनका कालखंड क्या था? 322 ईसा पूर्व। 22 से 150 200 322 से 228 तक चंद्रगुप्त मौर्य की बात। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अखंड साम्राज्य का निर्माण होता है, नंद वंश का अंत होता है, प्रशासनिक व्यवस्था में चाणक्य का संगठित रूप दिखता है, जैन धर्म स्वीकार करके उस कहाँ पे अंतिम जीवन लेते हैं? श्रवण बेलगोला में अंतिम जीवन लेते हैं। उसके बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का कालखंड रहता है 278 से 273 ईसा पूर्व। इनका उपनाम क्या था? मित्रघात, जो आपको एमसीक्यू में बताया गया है। ईरानी लेखक डायोडोरस ने इसका उल्लेख किया है। ईरानी लेखक का क्या नाम था? डायोडोरस। इन्होंने कितने राज्यों को विजित किया? 16 राज्यों को विजय प्राप्त किया। तो बिंदुसार ने कितने राज्यों को विजय प्राप्त किया था? 16 राज्यों पर। और 16 में एक तक्षशिला विद्रोह भी था। तक्षशिला कहाँ है? कल का वीडियो में था कुछ करेक्ट। उसके बाद महान सम्राट अशोक की बात आती है। 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक में बताया जाता है कि जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए कलिंग युद्ध में। उसके बाद अशोक का परिवर्तन होता है, धर्म नीति आता है, शिलालेख स्तंभलेख का पूरे भारत में निर्माण शुरू होता है। पहला बार शिलालेख स्तंभलेख का किसी सम्राट ने प्रयोग किया अपना। उसके बाद है कि तीसरी बौद्ध संगति, जो कि मुगलपुत 30 में हुआ था, उसी के कालखंड में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति भी हुआ है। विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे। श्रीलंका में तो उसने अपनी पुत्र पुत्रियों को भेज दिया था, महेंद्रराव संघमित्रा को। उसके बाद मरणोत्तर काल का 3 के बाद पतन ही माना जाता है। बेसिकली अशोक के बाद कमजोर शासन के चलते उसका पतन हो जाता है, प्रशासन ढीला पड़ जाता है, सेना कमजोर हो जाती है, और 125 ईसा पूर्व में पतन हो जाता है। अंतिम शासक था बृहद्रथ, और उसी के सेनापति पुष्यमित्र ने उसको मारकर शुंग वंश की स्थापना। तो मौर्य काल में तो सिंपल लॉजिक के पहले भी बहुत बार इसलिए बहुत ज्यादा इसको लॉन्ग फॉर्म लेके जा रहे हैं। उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल की स्थापना होती है 320 ईस्वी में। वहाँ ईसा पूर्व था, यहाँ ईस्वी है। वहाँ 322 ईसा पूर्व था, यहाँ 320 ईस्वी है। संस्थापक श्री गुप्त माना जाता है। और प्रारंभिक विस्तार इसने कहाँ किया था? तो बिहार और बंगाल में किया था। यानी गुप्त काल का विस्तार शुरू में बिहार और बंगाल, यानी कि बिहार आप जहाँ हो, बिहार झारखंड में, बंगाल में रहते हो ना, ये शुरू से इंडियन पॉलिटिक्स का कैपिटल रहा है, केंद्र रहा। यहीं से पॉलिटिक्स शुरू होती है, यहीं से पॉलिटिक्स डिसाइड होता है कि इंडिया में क्या होने वाला है। उसके बाद आते हैं श्रीगुप्त के बाद घटक। पूरा नाम का घटोत्कच था। तो 280 से 319 ईस्वी तक ये रहे। साम्राज्य विस्तार कहानी में इन्होंने कहा। घटोत्कच के बाद समुद्रगुप्त की एंट्री होती है 335 से 375 ईस्वी। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया। एबी स्मिथ ने कहा था ना। इन्हीं के बारे में हेंस्टेन ने लेख लिखा है, इलाहाबाद स्तंभलेख, इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इनको दिग्विजय के नाम से जाना गया। शक्तिशाली प्रतापी राजा थे, और प्रशस्ति में 12 दक्षिणी राज्यों का वर्णन है, यानी कि लगभग 12 राज्यों दक्षिण राज्यों को उन्होंने जीता। तो बिंदुसार 16 जीता था, और समुद्रगुप्त जीते हैं
12। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की एंट्री होती है 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। इन्होंने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया, शकों का अंत किया और नवरत्नों को संरक्षण दिया। यानी नवरत्न स्टाइल यहाँ से शुरू होता है। इनके नवरत्नों में कालिदास, मिहिर, अमर सिंह आदि जो थे आपको बताया गया है। उसके बाद कुमार की एंट्री होती है 415 से 455। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना उन्होंने किया था और हुनों का पहला आक्रमण भी उन्हीं के टाइम हुआ। उसके बाद स्कंदगुप्त की एंट्री होती है, उन्होंने हुनों को हराया और जब हुनों को हराने पर काफी खर्चा होगा, इसके चलते गुप्त काल की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर। गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है 550 ईस्वी में। कारण था हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासन बिखरना, आर्थिक स्थिति, कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजन। तो ये आपका था मौर्य काल और गुप्त काल का शॉर्ट। पहले से मौर्य हुआ, फिर गुप्त हुआ, फिर अकबर बनाया। ये तो बहुत अकबर तो मुगल आया 555 1526 से मुगल काल के शुरू हुआ। 1542 में तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। अब आते हैं, अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं ना। अब आते हैं 50 क्वेश्चन जो कि आपको भक्ति आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन भक्ति आंदोलन का, 25 क्वेश्चन अगले पार्ट में। क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप आंसर कॉपी शुरू कीजिए। हाँ, कॉपी निकालिए, आंसर देना शुरू कीजिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट। सगुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे? आंसर दीजिएगा। निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक किसे कहा गया है? रामानुजाचार्य किस पंथ से थे या हैं? कबीर के गुरु का नाम बताइए। पद्मावत के लेखक कौन हैं? अनन्य भक्ति किसकी शिक्षा है? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सखी शैली किससे संबंधित है? रामचरितमानस किसकी रचना है? बहुत ही आसान प्रश्न है। नामदेव किस क्षेत्र के हैं? और लिंगायत आंदोलन किसने किया? रविदास का संबंध किस भक्ति आंदोलन से है? निर्गुण निराकार किसकी मान्यता? एकेश्वरवाद किस संत ने किया? भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने संकलित की है? शंकराचार्य की शिक्षाएं किस ग्रंथ में वर्णित हैं? संत तुकाराम कहाँ के हैं? और भक्ति आंदोलन किस शताब्दी के? अब आते हैं 25 क्वेश्चन सूफी आंदोलन से। भक्ति के बाद 25 क्वेश्चन सूफी से हैं। तो भारत में सूफी आंदोलन कब शुरू हुआ? सूफियों का के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? कादी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? निजामुद्दीन औलिया ने किस सिलसिला को अपनाया था? अमीर खुसरो किस सिलसिला से आते थे? सूफियों का प्रमुख सिद्धांत क्या था? वहदत उल वजूद सिद्धांत किसने दिया? सूफी गुरु को क्या कहते हैं? शिष्य को क्या कहते हैं? सूफी संगीत को क्या कहते हैं? और भारतीय सूफी संघ के नाम। दिल को साफ करना सूफियों की भाषा में क्या कहा जाता है? दिल को साफ रखना या करना, इसको सूफियों ने क्या कहा? और चिश्ती संतों का मुख्य केंद्र कहाँ था? अगला क्वेश्चन है, सूफी लोग के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे? सूफियों का पवित्र दिन किसे माना गया? और सूफी आंदोलन का प्रभाव हिंदू मुस्लिम एकता पे पड़ा या नहीं? किस संत किस शक्ति के विरोधी थे? सिद्धि संत किस शक्ति के विरोधी थे? और सूफियत का मूल क्या है? तो अब तक आपको 45 क्वेश्चन दिए जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन आपको मौर्य काल से और गुप्त काल से मैं पूछूंगा। क्वेश्चन आपका यह है कि समुद्रगुप्त ने कौन सा सिक्का चलाया?
क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किस शासक को बीना बजाते हुए दिखाया गया? कुमार गुप्त, श्रीगुप्त। किसने कहा था कि भारत के धन को स्पंज समझकर गंगा में डुबोकर टेम्स नदी में निचोड़ दिया जाए? और मात्र 2 प्रश्न और बच रहे हैं। पहला कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कि क्या आपको पढ़ने मन नहीं लग। मिलते हैं क्लास में, नए क्लास के साथ। बाय बाय।